नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 12 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में हमारा जो चैप्टर 7 चल रहा है उसका 5th पॉइंट हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। 5th पॉइंट है हमारा धार्मिक केंद्र। तो विजयनगर के अंदर जो राजधानी का चयन है वो किस तरह से किया गया था, इसको हम देखेंगे। अब हम तुंगभद्रा नदी के तट से लगे शहर के चट्टानी उत्तरी भाग की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी तुंगभद्रा नदी के तट पर जो शहर का उत्तरी भाग जो चट्टानी था, उस पे क्या होता है कि स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये पहाड़ियाँ रामायण में उल्लिखित बाली और सुग्रीव के वानर राज्य की रक्षा करती थी। यानी जो रामायण में हम सुनते हैं बाली और सुग्रीव का राज्य जो पहाड़ियों के भीतर था, वो यहीं पे बताया गया है। और अन्य मान्यताओं के अनुसार स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी ने इन पहाड़ियों में विरूपाक्ष, जो राज्य के संरक्षक देवता तथा शिव का एक रूप माने जाते हैं, उनसे विवाह के लिए तप किया था। यानी जो हम्पी की पंपा देवी है, उन्होंने शिव को पाने के लिए या उनसे विवाह के लिए तप किया था। शिव को जो है विरूपाक्ष यहाँ पे कहा गया है। आज तक यह विवाह विरूपाक्ष मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से आयोजित किया जाता है। यानी आज तक भी उस मंदिर में ये विवाह जो है हर वर्ष माना जाता है कि पंपा देवी का विवाह हुआ था विरूपाक्ष से, जो उसको मनाया जाता है। इन पहाड़ियों में विजयनगर साम्राज्य के पूर्व कालिक जैन मंदिर भी मिले हैं। दूसरे शब्दों में यह क्षेत्र कई धार्मिक मान्यताओं से संबद्ध था। इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है, जो पल्लव, चालुक्य, होयसल तथा चोल वंशों तक जाता है। आमतौर पर शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देते थे। अक्सर देवता को व्यक्त या अव्यक्त रूप से राजा से जोड़ा जाता था। यानी राजा जो है, शासक लोग अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए ईश्वर से अपने आप को जोड़ते थे। मंदिर शिक्षा के केंद्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। शासक और अन्य लोग मंदिर के रख रखाव के लिए भूमि या अन्य संपदा दान में देते हैं। यानी शासक और अन्य जो धनी लोग होते हैं, धनी वर्ग के लोग, वे मंदिरों के रख रखाव के लिए भूमि, संपदा वगैरह दान में देते हैं। अतएव मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। शासकों के दृष्टिकोण से मंदिरों का निर्माण, मरम्मत तथा रखरखाव अपनी सत्ता, संपत्ति तथा निष्ठा के लिए समर्थन तथा मान्यता के महत्वपूर्ण माध्यम थे। यह संभव है कि विजयनगर के स्थान का चयन वहां विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। और यहाँ तक कि विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। यानी वो एक तरह से अपने आप को विरूपाक्ष का सेवक बता के वहाँ पे शासन करते थे। ऐसा कई सारे राज्यों में हमें देखने को मिलता है। सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था, जिससे उनसे ये पता चलता है कि वो उनको इंगित कर रहे हैं। और शासक देवताओं से अपने गहन संबंधों के संकेतक के रूप में विरुद्ध हिंदू सूर्तराणा का प्रयोग भी करते थे। यह अरबी भाषा के शब्द सुल्तान, जिसका अर्थ है राजा, इसका संस्कृत अनुवाद था और शाब्दिक रूप में इसका अर्थ था हिंदू सुल्तान। विजयनगर के शासकों ने पूर्वकालिक परंपराओं को अपनाया, उनमें नवीनता लाई और उन्हें आगे विकसित किया। अब राजकीय प्रतिकृति मूर्तियां मंदिरों में प्रदर्शित की जाने लगी और राजा की मंदिरों की यात्राओं को महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माना जाने लगा, जिन पर साम्राज्य के महत्वपूर्ण नायक भी उसके साथ जाते थे। यानी राजा की जो राजकीय प्रतिकृति मूर्तियां हैं, वो भी मंदिरों में प्रदर्शित की जाने लगी और राजा मंदिरों की यात्राएं करने लगे। और वो जो यात्रा करते थे, ये राजकीय अवसर बन जाता था और जो महत्वपूर्ण नायक होते थे, जिनको राज्य के कई क्षेत्र सौंपे गए थे, वो भी उनके साथ जाते थे इस अवसर पर। यहाँ पे हमने ये 5th पॉइंट देख लिया है स्टार्टिंग का। इसके बाद हमें विरूपाक्ष मंदिर का आकाश से लिया हुआ एक चित्र ऊपर की तरफ से दिखाई पड़ता है। ये नज़ारा देखिए कितना विशाल और बहुत ही सुंदर तरीके से पहाड़ियों के अंदर बसा हुआ, बहुत ही मनोरम और एकदम मन को शांति प्रदान करने वाली ऐसी जगहें प्रतीत होती है। अब इस मंदिर के बारे में और पढ़ते हैं हम। गोपुरम तथा मंडप। मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में इस समय तक कई नए तत्व प्रकाश में आते हैं। इनमें विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाएं जो राजकीय सत्ता की द्योतक थी, वो भी शामिल है। इनका सबसे अच्छा उदाहरण राय गोपुरम, जो कि इस मंदिर का गोपुरम है, अथवा राजकीय प्रवेश द्वार थे। राजकीय प्रवेश द्वार का मतलब है कि जहाँ से सिर्फ राजा लोग प्रवेश कर सकते हो। अक्सर केंद्रीय देवालयों की मीनारों को बौना प्रतीत कराते थे। यानी जो सेंटर का देवालय है,
उनकी जो मीनारें हैं, ये जो यहाँ पे गोपुरम बने हैं, ये उनको भी बौना प्रतीत कराते थे, इतने विशाल ये होते थे। और लंबी दूरी से ही जो है मंदिर मंदिर के होने का संकेत देते हैं। यानी ये जो गोपुरम होते हैं, ये बहुत दूर से मंदिर के होने का संकेत देते हैं कि इसके अंदर कोई मंदिर है, ये वहाँ की पहचान बनने लगी। और ये संभवतः शासकों की ताकत की याद भी दिलाते थे, जो इतने ऊंचे मीनारों के निर्माण के लिए आवश्यक साधन, तकनीक और कौशल जुटाने में सक्षम थे। यानी कितना सारा श्रम और धन आदि जुटाना पड़ता होगा इन सब के निर्माण के लिए। तो अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारे, जो अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देव स्थलों के चारों ओर बने थे, वो भी सम्मिलित है। अब हम दो मंदिरों को और सूक्ष्मता से देखते हैं। एक तो विरूपाक्ष मंदिर और दूसरा है विट्ठल मंदिर। इससे पहले हम यहाँ पे कुछ चित्र जो ऊपर छूट गए इनको देख लेते हैं। यहाँ पे हमें मूर्तियों वाले स्तंभ का एक रेखा चित्र दिया गया है कि इन स्तंभों पर किस तरह मूर्तियां अंकित की गई थी। रेखा चित्र में हमें बहुत ही एकदम साफ तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आती है आकृतियाँ। यहाँ पे पिक्चर के अंदर हमें इतना क्लियर दिखाई नहीं दे पाता है इनका जो अंकन है। दैवीय विवाहों के आयोजन में प्रयुक्त होने वाला एक कल्याण मंडप, यानी ये मंडप है, यहाँ पे विवाहों का आयोजन होता था। जो दैवीय विवाह यहाँ पे लोग अवसर मनाते थे ना, विरूपाक्ष और पंपा देवी के विवाह, उस विवाह का आयोजन इस मंडप में होता था। ये विवाह मंडप है यहाँ का। और यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे हमें नक्शा दिया गया विरूपाक्ष मंदिर का। अधिकांश वर्गाकार संरचनाएं जो यहाँ पे दी गई है वो देव स्थल है। दो प्रमुख प्रवेश द्वार को काले रंग से भरा गया है। यानी प्रमुख प्रवेश द्वार एक तो ये है और एक ये है। ये दो प्रमुख प्रवेश द्वार है। वर्गाकार और आयताकार ढांचे में व्यवस्थित स्तंभों की पंक्तियां हैं। यानी ये जो वर्गाकार ढांचे में है, ये स्तंभों की पंक्तियां हैं। ये जितने भी है ना, ये सारे स्तंभ है। प्रत्येक छोटा बिंदु एक स्तंभ को, यानी ये जो एक बिंदु है इसका मतलब एक स्तंभ होता है। और ये सब स्तंभों की पंक्तियां यहाँ पे लगी हुई है। और सभागारों, मंडपों और बरामदों को विभाजित भी करती प्रतीत ये होती हैं। ये यहाँ पे हमें मेन जो गर्भगृह है, मंदिर यहाँ पे दिखाई देता है। ये यहाँ का अंदर का प्रवेश द्वार, ये यहाँ का मुख्य प्रवेश द्वार हो गया। और इसके पास में ये जलाशय हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो किस तरह से इसकी संरचना और बहुत ही विशाल क्षेत्र में फैला हुआ ये मंदिर है। अब इन मंदिरों के बारे में हम थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ। यानी ये किसी एक शासक या एक शताब्दी का काम नहीं है, बहुत सारी पीढ़ियां बीत जाती थी इन मंदिरों को बनाते बनाते। हालांकि अभिलेखों से पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं-10वीं शताब्दियों का था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे कहीं अधिक बड़ा किया गया और मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनाया था। अब यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हमें मिलता है कि मुख्य मंदिर के सामने वाला मंडप कृष्णदेव राय ने बनाया। कब बनाया? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनाया। इसे सूक्ष्मता से उत्कीर्णित स्तंभों से सजाया गया। जो ये मंडप हमने अभी देखा और इसका जो हमने ये उत्कीर्णन देखा स्तंभों का, ये कृष्णदेव राय द्वारा बनवाया गया है। और पूर्वी जो गोपुरम हमने देखा अभी, उसके निर्माण का श्रेय भी उसे ही दिया जाता है। इन परिवर्तनों का अर्थ था कि केंद्रीय देवालय पूरे परिसर के एक छोटे से भाग तक सीमित रह गया। यानी केंद्रीय जो देवालय होता है, गर्भगृह, वो तो एक बहुत ही छोटे भाग में सीमित हो गया और उसके आसपास बहुत बड़ी बड़ी संरचनाएं बन गई। फिर देखिए यहाँ पे हमारा ये थोड़ा सा PDF इधर उधर हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ रहेगा। यहाँ तक हमने देख लिया है। मंदिर के सभागारों का प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए होता था। यानी मंदिर में सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं, और भी क्या क्या होता था। इनमें से कुछ ऐसे थे जिनमें देवताओं की मूर्तियाँ संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए रखी जाती थी। यानी अगर कोई कार्यक्रम होता था ना, तो उन मूर्तियों को इस तरह से रखा जाता था कि जैसे ये मूर्तियाँ इस कार्यक्रम को देख रही हो। और अन्य जो सभागार है उनका प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने के लिए, यानी देवी देवताओं के विवाहों का आयोजन किया जाता था, उनका आनंद ये लोग मनाते थे। कुछ अन्य का प्रयोग देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए, यानी कुछ जो है स्थान वहाँ पे देवी देवताओं को झूला भी झुलाते थे। इन अवसरों पर विशिष्ट मूर्तियों का प्रयोग होता था।
जो छोटे केंद्रीय देवालयों में स्थापित मूर्तियों से भिन्न होती थी। यानी छोटे केंद्रीय जो देवालय है उसमें मूर्ति भिन्न होती थी और अलग अलग अवसरों के लिए मूर्तियाँ अलग अलग भी रखी जाती थी। अब हम पढ़ते हैं दूसरा मंदिर, यहाँ का विट्ठल मंदिर। हम्पी के दो जो है मुख्य मंदिर हमें याद रखना है, विट्ठल मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर। यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल थे, जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप हैं। यहाँ पे हमें, क्योंकि ये पैराग्राफ और बीच में पिक्चर दे दिए गए हैं, तो हमें थोड़ा इधर उधर जा जाके इनको देखना पड़ता है। इस देवता की पूजा को कर्नाटक में आरंभ करना उन माध्यमों का द्योतक है जिनसे एक साम्राज्यिक संस्कृति के निर्माण के लिए विजयनगर के शासकों ने अलग अलग परंपराओं को आत्मसात किया। यानी महाराष्ट्र के देवता की कर्नाटक में पूजा होना, ये हमें किस ओर संकेत करती है? ये साम्राज्य की संस्कृति की ओर संकेत करती है कि यहाँ के जो शासक हैं इन्होंने किस तरह अलग अलग परंपराओं को अपने शासन के अंदर, अपने राज्य के अंदर आत्मसात कर लिया। अन्य मंदिरों की तरह ही इस मंदिर में भी कई सभागार तथा रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर है। ये जो विट्ठल मंदिर है ये रथ के आकार का मंदिर है, यानी पहियों पे बना हुआ है। ये मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता रथ गलियां हैं, जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती है। यानी रथ टाइप की जो गलियां हैं वो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती है, ये इसकी मुख्य विशेषता है। इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया है और इनके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे, जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। यानी ये जो गलियां हैं, गलियों के दोनों तरफ स्तंभों वाले मंडप थे और इन मंडपों में व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे विशेष अवसरों पर। जिस प्रकार नायकों ने किलेबंदी की परंपराओं को जारी रखा तथा और अधिक व्यापक बनाया, ठीक वैसा ही उन्होंने मंदिर निर्माण की परंपराओं के संदर्भ में भी किया। यानी जिस तरह उन्होंने अपनी किलेबंदियों को व्यापक बनाया, उसी तरह उन्होंने मंदिरों को भी बहुत व्यापक बनाया, बना के छोड़ नहीं दिया, बहुत कुछ करते गए। यहाँ तक कि कुछ सबसे दर्शनीय गोपुरमों का निर्माण भी स्थानीय नायकों द्वारा किया गया। फिर हम यहाँ पे अपने बचे हुए चित्र देख लेते हैं। मदुरई के नायकों द्वारा बनाया गया एक गोपुरम। ये जो गोपुरम है ये मदुरई के नायकों ने बनाया है। ये गोपुरम है, बहुत ही विशाल, यानी द्वार है एक। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? ये पिक्चर है जिंजी का झूलता मंडप। इसको थोड़ा छोटा करके देखते हैं, आसानी से दिखेगा। ये झूलता हुआ मंडप है, यानी किस तरह से देखिए, केवल स्तंभों के ऊपर ये मंडप, यानी निचली जो रचना है वो बहुत ही हल्की और ऊपर की रचना बहुत ही भारी दिखाई देती है। इसको इसलिए झूलता मंडप कहा गया है। और ये विट्ठल मंदिर का रथ, जो रथ के ऊपर मंदिर बनाया गया है, इसे विट्ठल मंदिर कहा गया है। तो इसकी विशेषताएं आप जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, ये जो रिटन एग्ज़ाम होते हैं ना, जिनको लिखने में बहुत ज़्यादा विस्तारित निबंध की तरफ से अगर इनका वर्णन करना हो तो भी ये बहुत काम आती है हमारे एनसीईआरटी, और फैक्ट्स के तौर के भी बहुत काम आती है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है महलों, मंदिरों तथा बाज़ारों का अंकन। हमने विजयनगर के विषय में जानकारी के भंडार का विश्लेषण किया है। फोटोग्राफ, नक्शे, संरचनाओं के खड़े रेखा चित्र तथा मूर्तियाँ, ये सब कैसे खोजा गया? मैकेंजी द्वारा किए गए आरंभिक सर्वेक्षणों के बाद यात्रा वृत्तांतों और अभिलेखों से मिली जानकारी को एक साथ जोड़ा गया। यानी मैकेंजी द्वारा जो दिए गए वृत्तांत है और अभिलेख से जो जानकारी है उन सबको एक साथ जोड़ा गया। 20वीं शताब्दी में इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण तथा कर्नाटक पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। अब जब हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थल यानी नेशनल साइट इसको कब घोषित कर दिया गया? 1976 में। और उसके बाद में 1980 के दशक के आरंभ में विविध प्रकार के अभिलेखन प्रयोग से व्यापक गहन सर्वेक्षणों के माध्यम से विजयनगर से मिले भौतिक अवशेषों के सूक्ष्मता से प्रलेखन की एक महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ हुआ। यानी इन सब के लेखन की एक योजना शुरू हुई यहाँ पे, और लगभग 20 वर्षों के काल में पूरे विश्व के दर्जनों विद्वानों ने इस जानकारी को इकट्ठा और संरक्षित करने का कार्य किया। फिर ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि में आने लगी। इस विशद प्रक्रिया के सिर्फ एक हिस्से को बारीकी से देखते हैं, यह है मानचित्र निर्माण। इसका पहला चरण था संपूर्ण क्षेत्र को 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया और प्रत्येक वर्ग को वर्णमाला के एक अक्षर से इंगित किया गया।
फिर इन छोटे वर्गों को पुनः और भी छोटे वर्ग समूहों में बांटा गया, लेकिन इतना काफ़ी नहीं था। आगे फिर छोटे वर्गों को और छोटी इकाइयों में बांटा गया। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये गहन सर्वेक्षण बहुत परिश्रम से किए गए थे और इनसे हजारों संरचनाओं के अंशों, छोटे देव स्थलों और आवासों से लेकर विशाल मंदिरों तक को पुनः उजागर किया गया। उनका प्रलेखन भी किया गया। इस सब के कारण सड़कों, रास्तों और बाजारों आदि के अवशेषों को पुनः प्राप्त किया जा सका। इन सभी की स्थिति की पहचान स्तंभ, आधारों तथा मंचों के माध्यम से की गई है। एक समय जो बाजार जीवन थे, उनका अब बस यही कुछ बचा है। यहाँ पे हमें विजयनगर स्थल का विस्तृत मानचित्र देखने को मिलता है और जो प्रलेखन करता है वो इनको बता के ये बताना चाहते हैं कि अब जो विजयनगर है उसके नाम पे यही कुछ बचा है। इतना समृद्ध जो शहर है, अब वहाँ पे इतना कुछ खास बचा नहीं है। यहाँ पे हमें देखिए किस तरह से इनको वर्गों में बांट के बनाया गया है। इसको आप बुक के अंदर बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि वर्ग के अंदर और उप वर्गों में बांटा गया है इनको, और इस तरह से इनका सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। फिर एक वर्ग को हम लेते हैं और उसके अंदर और किस तरह से देखिए एक एन और एम नाम का वर्ग लेके उसको और अलग तरीके से बांटा गया है। इस तरीके से बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन इसका किया गया है। जॉन एम फ्रिट्ज, जॉर्ज मिशेल तथा एमएस नागराज राव, जिन्होंने इस स्थान पर वर्षों तक कार्य किया। यानी ये 3 लोग खास हैं जिन्होंने बहुत वर्षों तक इस स्थान पर कार्य किया और इन्होंने जो लिखा वो याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या लिखा इन्होंने? विजयनगर के स्मारकों के अपने अध्ययन में हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तुओं, स्तंभ, टेक जिन्हें ब्रैकेट कहते हैं, धरण, भीतरी छत, लटकते हुए छज्जों के अंदरूनी भाग तथा मीनारों की एक पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती है जो प्लास्टर से सजाए और संभवतः चटकीले रंगों से चित्रित थे। यानी हमें नष्ट हो चुकी सभी चीज़ों की जो है कल्पना करनी पड़ती है और फिर ये क्या है, प्लास्टर से सजाए गए थे और संभवत चमकीले रंगों से, ये चटकीले रंगों से चित्रित किए गए थे। हालांकि ये संरचनाएं अब नहीं है, केवल पत्थर की संरचनाएं बची है, लेकिन यात्रियों द्वारा पीछे छोड़े गए विवरण उस समय के स्पंदन से पूर्ण जीवन के कुछ आयामों को पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। यानी हम सिर्फ इनसे पुनर्निर्मित कर सकते हैं, बाकी कुछ बचा नहीं है। यहाँ पे हमें मंदिर का नक्शा जो हमने 7.29 में देखा था उसका यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। हमने क्या देखा था? ये नक्शा विरूपाक्ष मंदिर का नक्शा है जिसको हमने ऊपर वाले भाग से देखा था। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट बाजार। विजयनगर का बाजार कैसा था, इसका वर्णन हमें पेश देता है। आने जाने पर एक चौड़ी और सुंदर गली हम पाते हैं। एक गली में कई व्यापारी रहते हैं और वहाँ आप सभी प्रकार के माणिक्य, हीरे, पन्ने, मोती, छोटे मोती, वस्त्र, पृथ्वी पर होने वाली हर वस्तु जिसे आप खरीदना चाहते हो पाएंगे। यानी वहाँ पे जो है रत्न और मणियों का बाजार लगता था। फिर हर शाम को आप एक मेला देख सकते हैं जहाँ से कई सामान्य घोड़े और टट्टू, कई तुरंज और नींबू, संतरे, अंगूर और उद्यान में उगने वाली हर प्रकार की वस्तु और लकड़ी मिलती है। इस गली में आप हर वस्तु पा सकते हैं। यानी कितना समृद्ध इस शहर को बताया गया है। और सामान्य रूप से वह शहर का वर्णन, सामान्य रूप से क्या वर्णन मिलता है? विश्व के सबसे अच्छे संभरण वाले शहर के रूप में करता है ये, जहाँ बाजार चावल, गेहूँ, अनाज, भारत की मकई और कुछ मात्रा में जौ, सेब, मूंग, दालें, काला चना जैसे खाद्य पदार्थों से भरे रहते हैं, जो भी सस्ते दामों पर तथा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते थे। यानी ये जो सभी है ये सस्ते दामों में और बहुत प्रचुर मात्रा में यहाँ मिलते थे। फर्नाओ नूनेस के अनुसार विजयनगर के बाजार प्रचुर मात्रा में फलों, अंगूरों, संतरों, नींबू, अनार, कटहल और आम से भरे रहते थे और वो भी सभी बहुत सस्ते। बाजारों में मांस भी बड़ी मात्रा में बिकता था। नूनिस उल्लेख करता है कि भेड़ बकरी का मांस, सुअर, मृगमांस, तीतर मांस, खरगोश, कबूतर, बटेर और सभी प्रकार के पक्षी, चिड़िया, चूहे, बिल्लियाँ, छिपकलियाँ विसनग यानी विजयनगर के बाजारों में बिकते थे। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट विसनग जो नाम है, हमें विजयनगर का नाम देखने को मिलता है। फिर उत्तर की खोज में प्रश्न, यानी किस तरह उत्तरों की खोज करने के लिए हमें खुद ही प्रश्न बनाने पड़ते हैं। सुरक्षित भवन हमें उन तरीकों के विषय में बताते हैं जिनसे स्थानों को व्यवस्थित किया गया और उन्हें प्रयोग में लाया गया। वह हमें यह भी बताते हैं कि किन वस्तुओं और तकनीकों से उनका निर्माण किया गया और कैसे किया गया।
उदाहरण के लिए किसी शहर की किलेबंदी के अध्ययन से हम उसकी प्रतिक्रमण, प्रतिरक्षण आवश्यकताओं और सामरिक तैयारी को समझ सकते हैं। यदि हम उनकी अन्य स्थानों के भवनों से तुलना करें तो भवन हमें विचारों के फैलाव और सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में भी बताते हैं। वे उन विचारों को जाहिर करते हैं जो निर्माणकर्ता या प्रश्रयदाता व्यक्त करना चाहते हैं। वे अक्सर हमें ऐसे चिन्हों से परिपूर्ण रहते हैं जो उनके सांस्कृतिक संदर्भ का परिणाम होते हैं। इन्हें हम समझ सकते हैं जब हम अन्य स्रोतों जैसे साहित्य, अभिलेख, लोक प्रचलित परंपराओं से मिली जानकारी को संयोजित करें। यानी जो भी हमें यहाँ से जिन सुरक्षित भवन के तरीकों के विषय में हमें बताते हैं उनको हम कैसे समझ सकते हैं, जब हमें यहाँ के लोगों का साहित्य है, अभिलेख है और परंपराएं, इनकी जानकारी को जब हम संयोजित करें तो हम सभी स्रोतों को समझ सकते हैं। स्थापत्य तत्वों के परीक्षण हमें यह नहीं बताते कि सामान्य पुरुष, महिलाएं तथा बच्चे जो शहर और उसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग थे, इन प्रभावशाली भवनों के विषय में क्या सोचते थे। यानी जो बड़े बड़े भवन हैं उनके विषय में सामान्य लोग क्या सोचते थे, ये हमें नहीं पता चलता है। क्या उन शाही केंद्र तथा धार्मिक केंद्र के किसी भी भाग में पहुंच हो सकती थी उनकी, या क्या वे मूर्ति के सामने से तेजी से निकल जाते थे या देखने के लिए रुकते, सोचते और उसके जटिल प्रतीक चित्रण को समझने का प्रयास करते। और वे लोग जिन्होंने इन विशाल परियोजनाओं पर कार्य किया, इन उद्यमों के विषय में क्या सोचते हैं जिसके लिए उन्होंने अपना श्रमदान दिया। यानी जिन लोगों ने इन चीज़ों पे श्रमदान दिया या फिर जो लोग सामान्य जनता इन्हें देखती थी, वो इन विशाल निर्माण और परियोजनाओं के बारे में क्या सोचती थी, ये हमें यहाँ पे कोई जानकारी नहीं मिलती है। यहाँ पे कृष्णदेव राय के बारे में हमें देखने को मिलता है। परिदृश्य की कुछ समस्याओं को पुनः याद करने के लिए तमिलनाडु में चिदम्बरम के मंदिर के गोपुरम में रखी कृष्णदेव राय की इस सुंदर प्रतिमा को देखिए। यानी हमें यहाँ पे कृष्णदेव राय की सुंदर प्रतिमा देखने को मिलती है। देखिए, ये है राजा कृष्णदेव राय और इनको भी एक जो है इनके शरीर के बारे में बताया गया कि ये कैसे कुरूप राजा थे। स्वाभाविक है कि इसी रूप में वो अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता था। और पेश राजा का वर्णन जो कुछ इस प्रकार करता है कि मजला कद, रंग गोरा और अच्छी काटी, कुछ मोटा और राजा के चेहरे पर चेचक के दाग है। यानी चेचक के दाग इस पे शरीर पे थे, छोटे कद का था और मोटा भी था, गोरा रंग था, काठी अच्छी थी। इस तरह से राजा का वर्णन करता है। ये है हमारे राजा कृष्णदेव राय। इनको हम आराम से देखते हैं थोड़ा छोटा करके। ये अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है फाइनली हमने आज इसकी रीडिंग को तो कंप्लीट कर लिया है। इसके जो MCQs क्वेश्चन आंसर है चैप्टर के, वो भी हम साथ के साथ करते रहेंगे। उसके लिए लेकिन आपको चैनल से जुड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि जब भी मैं MCQ करवाती हूँ मोस्टली लाइव ही करवाती हूँ, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके चैनल को और नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा, ताकि जो भी मैं इस पे मैटर अपडेट करूँ या फिर MCQ वगैरह कुछ भी डालूँ तो वो आपको जानकारी मिलती रहे, चाहे आप उसको उस समय देखो या बाद में देखो। हालांकि इसका हम सार पढ़ लेते हैं कि क्या निर्माण करना है, स्थान, कौन सा माल प्रयोग करना है और किस शैली का अनुसरण करना है, ये सभी निर्णय शासक ले लेते। यानी जो भी संरचना यहाँ पे बनी है, इनको ये सब बनाने के निर्णय तो शासक लेते थे, पर इतने विशाल उद्यमों के लिए आवश्यक विशिष्ट ज्ञान किसके पास था। यानी उद्यम के लिए जो इतना विशिष्ट ज्ञान है, ये किसके पास होता था। भवन के नक्शे कौन बनाता था। राजगीर और पत्थर काटने वाले मूर्तिकार जो वास्तविक निर्माण कार्य करते थे, ये कहाँ से आते थे इतना सुंदर काम करने वाले। क्या उन्हें युद्ध के दौरान पड़ोसी क्षेत्रों से बंदी बना के लाया जाता होगा। उन्हें किस प्रकार के वेतन मिलते थे। यानी इतना शानदार वो काम करते थे, उन्हें वेतन क्या मिलता होगा। निर्माण गतिविधियों का अधीक्षण कौन करता था। यानी कौन देखता था कि ये कैसे क्या बनेगा। निर्माण के लिए कच्चा माल कैसे और कहाँ से लाया जाता था। ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर हमें भवनों और उनके अवशेषों को देखने मात्र से तो नहीं मिल सकता। संभवतः अन्य स्रोतों के प्रयोग से जारी शोध कुछ और संकेत दे सके। यानी ऐसा नहीं है कि इन पे शोध खत्म हो गए, शोध अभी भी जारी है, रिसर्च अभी भी जारी है इसके बारे में। इतने जो शानदार कलाकृतियाँ हमारे भारत में हमें देखने को मिलती है, उन्हीं के बारे में हम अभी तक खोज रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पता कल को कुछ और फैक्ट्स हिस्ट्री के निकल के हमारे सामने आए नए,
यहाँ पे रानी का स्नानघर नामक संरचना का एक भाग दिया गया है। स्नानघर भी इनके बहुत बड़े बड़े और आलीशान होते थे, शाही। यहाँ पे रानियाँ स्नान करती थी, देखिए। और ये हमारी काल रेखा चैप्टर की, इसको हम कल एक छोटे से वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से याद करते हुए साथ के साथ इसको हम करेंगे, क्योंकि ये काल रेखा संपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन से जुड़ी हुई है। और यहाँ पे काल रेखा 2 है जो वो केवल विजयनगर से जुड़ी हुई है। तो इस संपूर्ण काल रेखा को हम कल एक छोटे से वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह आपका सपोर्ट देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।